Good morning, students. Let's today we will discuss our unit test paper 2 of subject English, in which I have given you all the multiple choice questions from where you have given A, B, C or D options from which you have to choose any one which is correct. Now come to our question number 1. The neighbor left Taro's hut in a hurry because नेबर्स जो थे उन्होंने टैरोस की हट को लेफ्ट किया था, छोड़ा था, बिकॉज किस लिए, क्या रीजन था. ए ऑप्शन दिया है शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वो बहुत डिलाइटेड थी ड्रिंक के लिए. बी ऑप्शन है शी वॉज एस्टोनाइज्ड टू हियर टैरो स्टोरी, वो टैरो की स्टोरी जो थी उसको सुनना चाहती थी. एंड सी शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, या वो पूरे विलेज को वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी. सो यू हैव टू चूज वन ऑप्शन हियर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल. वो सबको वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने टैरोस की जो हट है नेबर ने वो छोड़ दी थी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. नाउ दिस रेफर टू, यहाँ पर जो दिस है, दिस यहाँ पर है कि उसने टैरो को बहुत सैड कर दिया था पहले से. तो वो दिस क्या है, वो दिस है क्या चीज, किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. ऑप्शन ए है अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगिन टू ब्लो. बी टैरोस फादर्स ओल्ड एज. सी टैरोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर. सो दिस यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग विंड को रेफर कर रहा है, या फादर की ओल्ड एज को रेफर कर रहा है, या उसकी इनएबिलिटी को रेफर कर रहा है कि वो अपने फादर के लिए एक्सपेंसिव शेक नहीं ले सकता. सो हियर आवर राइट आंसर इज सी, टैरोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी टैरोस रिवॉर्ड. अब इस स्टोरी का मोरल क्या है टैरोस रिवॉर्ड का. ऑप्शन ए दिया है वन शुड ऑलवेज वर्क हार्ड टू फुलफिल द ड्रीम्स. बी है वन शुड ऑलवेज डिसओबे द पेरेंट्स एंड फैमिली. ए में दिया है कि हमें वर्क हार्ड करना चाहिए, अगर हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो हमें अपना वर्क हार्ड करना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा. या फिर सेकंड ऑप्शन है दैट वन शुड ऑलवेज डिसओबे द पेरेंट्स एंड फैमिली, या फिर एक इंसान अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को डिसओबे करना शुरू कर दे, मतलब कि उनका कहना ना माने. या तीसरा वन शुड ऑलवेज मेक एक्सक्यूज एंड टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि हमेशा एक्सक्यूज कर बनाना, दूसरों से हेल्प लेना और कोई भी टाइम काम पर ना करना और काम ना करने के रीजंस फाइंड आउट करना. So here our correct answer is option A, one should always work hard to fulfill the dreams. मेहनत करनी पड़ेगी तभी हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे. Now come to the question number 4. In the poem The Quarrel, brothers seem to be quarreled on. जो पोएम हमने पढ़ी थी क्वेरल, क्वेरल मतलब कि ब्रदर्स के झगड़े का या सिबलिंग्स के झगड़े के बारे में था. तो यहाँ पर ब्रदर्स के अंदर जो क्वेरल है, जो गुस्सा है या जो झगड़ा है, वो किस मैटर पर था. ऑप्शन ए है अ पिटी मैटर, बहुत ही छोटा सा मैटर था, मतलब कि ना के बराबर. या फिर बी ऑप्शन है सम वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, या कोई बहुत बड़ा मैटर था उसके लिए. सी ऑप्शन है मनी मैटर, क्या पैसे के ऊपर उनका आपस में झगड़ा हुआ था. या डी ऑप्शन है प्रॉपर्टी. अब क्वेरल जो पोएम आपने पढ़ी है, इसके अंदर बात की गई है छोटे बच्चों की, सिबलिंग्स की बात की गई है. बहुत छोटे हैं, वो आपस में लड़ाई कर लेते हैं, बाद में एक जैसे हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है. एज जैसे अभी मैंने बोला ही है. सो द आवर करेक्ट आंसर इज अ पेटी मैटर. आवर ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. The initiative to end the quarrel was taken by. अब initiative का मतलब यहाँ पर किसने,
इनिशिएटिव लिया मतलब कि किसने इनिशिएटिव लिया, यहाँ पे हम बोलेंगे इनिशिएटिव लेना मतलब कि किसने, मतलब कि कदम आगे बढ़ाया उस क्विरल को खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए। और फर्स्ट ऑप्शन इज द स्पीकर, सेकेंड ऑप्शन है स्पीकर का ब्रदर जो यहाँ पर पोएम बोल रहा है, एंड थर्ड इज देयर मदर एंड डी इज देयर फादर। अब चारों में से किसके बारे में है? अब आपने पोएम पढ़ी थी, उसके अंदर मदर फादर का कहीं जिक्र नहीं था, सिर्फ स्पीकर था और उसका ब्रदर था। और यहाँ पर जिसने सबसे पहले कदम बढ़ाया था उसको क्विरल को खत्म करने के लिए, वो था स्पीकर का ब्रदर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, द स्पीकर्स ब्रदर। Now come to the question number 6. The word thumbed means the same as, जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है thumbed पोएम के अंदर, उसका मीनिंग क्या है? In our second stanza जो आपने पढ़ा था, we hated one another, the afternoon turned black, then suddenly my brother thumped me on the back. तो thumped me on the back का मतलब ये thumped का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है hit hard, B put hand on, C turn on, D massaged. hit hard जोर से मार हिट करना, बी है पुट हैंड या हाथ रखना, या सी टर्न घूम जाना, या डी मसाज करना। सो हियर द करेक्ट आंसर इज हिट करना है हार्ड, मतलब ये पीछे से आकर एकदम से मारना, झगड़ा खत्म करने के लिए। क्योंकि जब हम कई बार किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं तो हम पीछे से उसको एकदम से मारते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज हिट हार्ड। कम टू द सेवेंथ वन। द फ्रेज फेल आउट मीन्स दैट द ब्रदर्स। अब जो फ्रेज के अंदर फेल आउट यूज हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर ये हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ए दिया है फेल ऑन द ग्राउंड, क्या ग्राउंड पर गिर गया था? बी फेल फ्रॉम द रूफ, क्या रूफ से गिरा था? सी फेल ऑन द रोड, क्या रोड पे गिर गए थे? या बिकम अनफ्रेंडली, या फिर वो फ्रेंड जो मतलब सिबलिंग्स में जो दोस्ती थी वो दोस्ती खत्म हो चुकी थी, मतलब कि आपस में वो दुश्मन बन चुके थे। क्या इसका मीनिंग यहाँ पर ये है? तो अब चारों में से जो फेल आउट का मीनिंग है यहाँ पर, फेल आउट हमारे फर्स्ट फ्रेज में आ रहा है, आई quarreled with my brother, I don't know what about, one thing led to another and somehow we fell out. तो फेल आउट का मीनिंग यहाँ पर है बिकम अनफ्रेंडली, यानी हम दोस्त नहीं रहे, उस छोटी सी बात के ऊपर हमारे बीच में लड़ाई हो गई और हमने दोस्ती जो है वो खत्म कर दी। सो दिस इज द मीनिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन वाज कल्पना चावला बोर्न एंड वेयर? ऑप्शन ए दिया है अप्रैल 23, 2009, टेक्सास, यूएसए। बी जुलाई 1, 1961, करनाल, हरियाणा। सी जनवरी 2, 1960, तिरुवनंतपुरम, केरला। डी दिसंबर 1, 1961, अबू धाबी, यूएई, यूनाइटेड अरब स्टेट। एज यू ऑल नो, कल्पना चावला के बारे में आपने इतना पढ़ा है। अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट, जुलाई 1, 1961, करनाल। क्वेश्चन नंबर 9. What was the name of the spacecraft कल्पना चावला traveled on? जो स्पेसक्राफ्ट जिसमें वो ट्रेवल कर रही थी उसका नाम क्या था? ए कोलंबिया STS-87, बी
Atlantis STS 135, C. Columbia STS 73. Here the correct answer is A. Columbia STS 87. Come to the question number 10. In Kalpana Chawla's first mission, how many times did they go around the earth? जब फर्स्ट मिशन था उनका तो वो कितनी बार अर्थ के राउंड चक्कर उन्होंने कितनी बार लगाए थे स्पेस में जाने के लिए? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 इज 175 टाइम्स, ऑप्शन बी इज 105 टाइम्स, ऑप्शन सी 312 टाइम्स, and option D is 252 times. And here our correct answer is 252 times. Question 11. Is it true that you need encyclopedic knowledge to be an astronaut? क्या ये सही बात है कि हमें पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए? क्या ये सही बात है, ट्रू है? बी ऑप्शन है फॉल्स और सी आई डोंट थिंक इट इज कंपल्सरी. हियर आवर आंसर इज ट्रू. हमें जब तक पूरी नॉलेज नहीं होगी हम एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते और हम स्पेस तक नहीं पहुंच सकते, तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें. क्वेश्चन नंबर 12. इन विच सेगमेंट डिड कल्पना चावला वॉज अवॉर्डेड हर डिग्री? कल्पना चावला ने को जो अवार्ड डिग्री अवॉर्डेड थी वो किसके अंदर थी? डिग्री इन एस्ट्रोलॉजी, बी ऑप्शन डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल एंड सी डिग्री इन एरोनॉटिकल. हियर सम स्टूडेंट्स दे आर वेरी कंफ्यूज्ड. कईयों ने आंसर लिखा था डिग्री इन एरोनॉटिकल. बेटा इन तीनों में डिफरेंसेस है, मिलते जुलते वर्ड्स हैं लेकिन सभी में डिफरेंसेस है. ए है डिग्री इन एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी जो हमें भविष्य बताते हैं या फ्यूचर के बारे में बताते हैं, दे आर द एस्ट्रोलॉजिस्ट. उनको डिग्री लेनी होती है एस्ट्रोलॉजी की. बी ऑप्शन है डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल. डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल अंतरिक्ष के बारे में जिसमें ज्ञान दिया जाता है वो डिग्री होती है. एंड सी है डिग्री इन एरोनॉटिकल. ये सिर्फ वैमानिक डिग्री है यानी विमानों के बारे में. तो तीनों के अंदर ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल. अंतरिक्ष का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो अंतरिक्ष में हम जा कैसे पाएंगे? तो एरोनॉटिकल इसीलिए आपका गलत आंसर था. कम टू द 13th क्वेश्चन. What is the subject for the sentence? अब subject and predicate जब हमने पढ़े थे उसी पर डिपेंड है ये हमारा क्वेश्चन. The dog jumped over the high fence. तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हमें बताना है. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट उसके काम करने के ऊपर है, तो मतलब कि उस पर डिपेंड जो है. अब सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट कौन सा है? जम्प्ड. बी है फेंस, सी है डॉग एंड डी है हाई. तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? डॉग, क्योंकि डॉग जंप कर रहा है हाई फेंस के ऊपर से. तो डॉग के बारे में बात हो रही है, सो आवर सब्जेक्ट इज डॉग. क्वेश्चन नंबर 14. The rock flew and squished the banana. The rock is the subject. Squished the banana is the predicate. Is it true or false? Is it true? क्योंकि rock जो है वो हमारा subject है and squished the banana हमारा यहाँ पर predicate है. The rock object है हमारा. Question number 15. What is the predicate for the sentence? I was warm in my bed. मैं अपने बेड में गर्म रहता हूँ because of my fuzzy blanket. क्योंकि मेरा ब्लैंकेट जो है वो बहुत फजी यानी फर वाला है, बहुत गर्म है.
तो यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? ए, बिकॉज ऑफ माई फजी ब्लैंकेट, बी, आई वॉज, सी, वॉर्म इन माई बेड। अब आई वॉज सेंटेंस को ध्यान से देखो, आई वॉज, आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। वॉर्म इन माई बेड, मैं अपने बेड में गर्म रहता हूँ। अब किसके? आई के बेड के बारे में बात हो रही है, आई ऑब्जेक्ट है, उसके बेड के बारे में बात है, तो वॉर्म इन माई बेड इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वो उस माई फजी ब्लैंकेट, क्योंकि उसमें मेरा फजी ब्लैंकेट है वो, क्योंकि जो है वो हमारे उस को एक्सप्लेन कर रहा है। बट वॉर्म तो मैं सिर्फ अपने बेड में हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट होगा वॉर्म इन माई बेड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। What sentence uses the subject and predicate clearly? कौन सा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो क्लियरली यूज किए गए हैं? ऑप्शन 1 इज द ग्रास इज लवली द डॉग एट। ग्रास बहुत प्यारी थी, डॉग ने उसे खा लिया। बी, द लवली ग्रास एट द डॉग, जो लवली ग्रास थी उसने डॉग को खा लिया। सी, द डॉग एट द लवली ग्रास, डॉग ने लवली ग्रास को खाया। अब इसमें से करेक्ट आंसर हमारा जो है, देखो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में सब्जेक्ट जो है हमारा पहले, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द डॉग, क्योंकि उसने ग्रास को खाया था। एंड प्रेडिकेट क्या है हमारा? ate the lovely grass. So C option is our correct option. The dog ate the lovely grass. Now come to the question number 17. Does wood shrink in water? So which word is a material now? यहाँ पे आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने वाटर को लिखा है, कुछ ने शिंक को लिखा है। ध्यान से देखो, डस वुड शिंक इन वाटर, क्या वुड पानी के अंदर श्रिंक हो जाती है? तो यहाँ पर मटेरियल नाउन जो है वो हमारी, मटेरियल कौन सा है हमारा? किस मटेरियल के बारे में हम बात कर रही हैं? वुड के बारे में। क्या वो पानी में जाके श्रिंक हो जाती है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वुड। डी ऑप्शन इज करेक्ट, वुड। क्वेश्चन नंबर 18। द क्राउड वॉज ऑन द मेन स्ट्रीट, क्राउड जो है वो मेन स्ट्रीट पर है। सो विच वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन? अब कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था जहाँ पे कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन, यहाँ पे क्राउड का मीनिंग क्या है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को का जो कलेक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को हम मेनी पीपल्स ना बोलकर हमने उसको एक वर्ड दिया है क्राउड। सो बी एक है हमारा क्राउड, बी है मेन, सी ऑन एंड डी स्ट्रीट। So collective noun is our A option, crowd is the correct. Question number 19. They gazed across the valley. So which word is a common noun? Commonly जो use करते हैं, across, gazed, they is the pronoun. वैली, वैली, अब कौन सी वैली के बारे में बात हो रही है? यहाँ पर वो डिस्क्राइब नहीं किया, कॉमनली यूज किया गया है वैली। कौन सी वैली है? किसी एक वैली के बारे में बात हो रही है, तो वैली जो है वो हमारा यहाँ पर कॉमन नाउन है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विच वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बहुत बच्चों ने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारी फीलिंग्स को बताता है या हमारे
हमारी पर्सनालिटी को बताता, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट, जो दिखाई नहीं देती या जो टच नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस किया जाता है. So here the correct option is B, honesty. Come to the question number 21. Which is the objective pronoun in the sentence, all of you come to the science lab? So objective pronoun कौन सा होगा यहाँ पर? You. प्रोनाउन कौन सा है हमारा? यू. ऑल ऑफ यू यानी तुम सब. तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहां पर हमारा ऑप्शन सी है, यू. कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. विच इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस? Now come to the question number 22. Which is the object pronoun in the sentence, they want to help her? अब ऑब्जेक्ट कौन सा है, किसके ऊपर काम करना है? हर के ऊपर, क्योंकि उसको हेल्प करना है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, हर. क्वेश्चन नंबर 23. विच इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस, यू स्टोल माई आइडिया? तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, किसको बोला जा रहा है, पॉइंट आउट किसको किया जा रहा है? यू को, क्योंकि उसने मेरे आइडियाज चुराए हैं. तो तुमने मेरे आइडिया चुराए हैं. तो सब्जेक्ट किसको किया गया है, ऑब्जेक्ट किसको बनाया है? यू को. सो आवर करेक्ट आंसर इज यू हियर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 24. विच इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, दोज आइटम्स शुड बी केप्ट केयरफुली? सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आपने पढ़ा था, क्या समझा था आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीनिंग? Can anybody demonstrative means जिसके बारे में demonstrate किया जा रहा है. So those items should be kept carefully. So demonstrate मतलब कि उनके बारे में बताया जा रहा है, तो those. The option is our correct option. Question number 25. Which is the interrogative pronoun in the sentence? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि आपने पढ़ा भी था, इंटेरोगेटिव, हु आर यू, व्हाई डिड यू कम हियर? तो यहाँ पे दो सेंटेंस हमें दिए गए हैं, और इंटेरोगेटिव में जो हमारे सेंटेंस को क्वेश्चन में लेकर आता है, यानी पूछा जाता है. तो फर्स्ट हमारे कई बच्चे कंफ्यूज हुए थे, हु एंड वाई डिड यू कम हियर अगर अलग से होता तो हमारा वाई होता, बट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हु आर यू, व्हाई डिड यू कम हियर. तो सबसे पहले उसको बोला जा रहा है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो. तो यहाँ पर हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है हमारे आंसर में होगा हु. Our A option is correct. I hope you all have to understand it very nicely, and next time you should go through it very well. Thank you.